हेलो एवरीवन, दिस इज महबूब हसन और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सो वी नो दैट व्हाट इज मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मास और प्रोडक्ट क्या, उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम होता है। ओके, इसके बाद हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। माने अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो मोमेंटम का चेंज होने का रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सपोज दैट बच्चों हमारे पास कोई बॉडी है और उस पे हमने F फोर्स अप्लाई किया है। कितना फोर्स अप्लाई किया है? F फोर्स अप्लाई किया है। जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मोमेंटम चेंज होने के लिए जो भी हम टाइम ले रहे हैं उस टाइम टेकन is equal to applied force. According to Newton's second law of motion, rate of change of momentum means changing momentum को time से divide कर देते हैं। तो rate of change of momentum is equal to applied force के equal है। अब suppose कर लेते हैं बच्चों, अगर हमने F equal to 0, suppose कर लेते हैं क्या हो if, बात कर लेते हैं if क्या हो गई अगर F equal to 0 है, माने हम जो बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे। सो इफ F equal to 0 देन क्या हो जाएगा? F का वैल्यू को कर देते हैं 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन का दूसरी साइड भेजते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंजिंग मोमेंटम। ओके, सो यहाँ से जब मेरे मोमेंटम में जो चेंज है वो क्या है? 0 है। कब? उसके लिए मैंने कंडीशन लगाया है इफ F इक्वल टू 0। माने आप कोई बॉडी है और उस पर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी 0, देन उसका जो मोमेंटम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम 0 है। सो अगर मोमेंटम में चेंज 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंटम क्या रहेगा फिर? भाई मोमेंटम में चेंज नहीं है, सो इट मीन मोमेंटम क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको p से डिनोट करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो इस केस में अगर किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तब बॉडी का जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने उस पर कोई भी अप्लाई नहीं किया है, सो बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, या कह सकता हूं मैं उसका जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ force applied on a body is 0 then momentum of a body remains constant or conserved. This is called principle of conservation of momentum। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि momentum cannot be created nor be destroyed। okay, so this is called principle of conservation of momentum। क्लास 9th में जो बच्चों इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आता है कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। कोई भी टू मूविंग बॉडीज है और उनका कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोलिजन ऑफ टू बॉडी। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास सपोज कर लेते हैं टू बॉडी है, इसको रफ कर लेते हैं। पहले हम क्या केस कंसीडर कर रहे हैं? कोलिजन ऑफ टू बॉडी। तो सपोज कर लेते हैं बच्चों मेरे पास टू बॉडी है, फर्स्ट बॉडी इज A एंड सेकंड बॉडी इज B। ओके, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी इज m2। ओके, फर्स्ट बॉडी जो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ u1 एंड सेकंड बॉडी हमारा मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ u2। दोनों में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। दोनों क्या हो रहे हैं? आगे जाकर के कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, A और B बहुत शॉर्ट टाइम t टाइम के लिए इनका कोलिजन होता है, t टाइम में इनके कोलिजन होता है। इसके बाद दोनों का वेलोसिटी जब ये टकराते हैं, आफ्टर कोलिजन इनका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो मैंने सपोज कर लिया आफ्टर कोलिजन जो A का वेलोसिटी है वो हो जाता है v1 और जो B का वेलोसिटी है वो हो जाता है v2। ओके, मास इसका अभी भी m1 रहेगा और इसका मास भी m2 रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं कंसीडर कर लेता हूं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? भाई फर्स्ट बॉडी है, इसका मास m1 है और वेलोसिटी कितनी है? v1। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 u1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 u1। सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 u2। बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं, अभी ये टकराए नहीं है यहां पर। तो इस टोटल सिस्टम जो टू बॉडी सिस्टम है उनका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज m1 u1 प्लस
बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। अगर मैं बात करूं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो भाई आफ्टर कोलिजन पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1 और दूसरे की पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2। तो पहले पार्टिकल, पहला जो बॉडी है उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, सॉरी ए का जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा m1 v1 आफ्टर कोलिजन, और दूसरे का कितना हो जाएगा m2 v2 आफ्टर कोलिजन। तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ओके, अब मुझे देखना है कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों में मोमेंटम क्या रहा है, कंजर्व रहा है कि नहीं रहा है। मीन इसमें कोलिजन हुआ है तो इनका मोमेंटम कंजर्व रहा है या नहीं रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने सपोज कर लिया जब इनके बीच में टक्कर हो रहा है तो फर्स्ट बॉडी ने जो सेकंड पर फोर्स लगाया है दैट इज F1। भैया जब टक्कर होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे, एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसने फर्स्ट बॉडी ने सेकंड पे फोर्स लगाया, मीन फोर्स ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लगाया है वो इक्वल होगा जितना सेकंड बॉडी लगाएगी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये क्या है, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। तो पहली बॉडी ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया होगा दूसरे ने भी पहले पे सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इस पर F21 फोर्स लगाया है तो ये भी उतना ही सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। इज इट क्लियर? बस दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एक फोर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं तो दूसरा फोर्स क्या होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगा फिर वो माइनस साइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F21 मीन फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इज इट क्लियर? ओके, अब बात कर लेते हैं कि लगेगा कितना। तो वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, और a को क्या लिख सकता हूं मैं, F इज इक्वल टू m b माइनस u अपॉन t। तो F का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m b माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो चेंजिंग वेलोसिटी अगर मैं करूं, सुपोज कर लेता हूं स्टार्ट में वेलोसिटी u है और बाद में वेलोसिटी v हो जाती है, तब क्या हो जाएगा t। F का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है। अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात करूं, मीन फर्स्ट बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी मीन फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकंड। तो फोर्स ऑन सेकंड फर्स्ट बॉडी के वजह से, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे कितना फोर्स लगाया है, उसके लिए मैं सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। मास कौन सी बॉडी पे लगाया है, सेकंड बॉडी पर, तो मास में कौन सी बॉडी का कंसीडर करूंगा, सेकंड बॉडी का m2। ओके, वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है v2, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वाज u2। ओके, सो ये हो जाएगा u अपॉन टाइम टेकन t। इज इट क्लियर? सिमिलरली मैं F12 का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, फोर्स ऑन फर्स्ट, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। तो फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है तो इस फॉर्मूले से मास कौन सी बॉडी का कंसीडर करूंगा मैं, फर्स्ट बॉडी का। अब फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है v1, फर्स्ट बॉडी की माइनस फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, दैट इज u1 अपॉन t। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। इट मीन F12 इक्वल होगा F21 के, बट अपोजिट होंगे, तो एक माइनस साइन लगा देते हैं और दोनों फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, F12 का वैल्यू है मेरे पास m1 b1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस साइन ये रहा। F21 का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। t से t कैंसिल आउट कर देता हूं मैं। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 m1
v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2 u2। ओके और आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको m1 v1 मीन v वाले एक साथ कर लेते हैं और u वाले एक साथ कर लेते हैं। ये m1 होगा। सो ये क्या हो जाएगा m1 v1 इधर आकर के साइड चेंज होकर के प्लस का हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 u1 को दूसरी साइड लेकर के m1 तो ये प्लस का हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 आपने ds करा। सो m2 u2 इज इट क्लियर। अब ये क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 तो है कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो दैट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो इट मीन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मीन एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है तो उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बिकॉज देखिएगा इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने दूसरे पे फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं आया है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा मोमेंटम इनका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो इससे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं बच्चों। इसमें आपको एक बॉडी का मास दे देगा, दूसरे बॉडी का मास डिवाइड करेगा, एक का वेलोसिटी डिवाइड करेगा, दूसरे रेस्ट में। इस कंडीशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्लास 9 में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। इज इट क्लियर। ओके बच्चों बाय।